हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है द्विध्रुव का आघूर्ण, अर्थात द्विध्रुव पढ़ना है। उसके बाद हम आघूर्ण पढ़ेंगे, उसके बाद होने वाली इसके साथ घटनाएं पढ़ेंगे। ऐसा क्या वजह है कि द्विध्रुव का हम लोग एक हेडिंग बाय हेडिंग बनाकर पढ़ना पड़ा, इसके बारे में अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी नोट में जैसे हेडिंग नहीं लिखना है, बस केवल कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट अगर आपका तैयार रहेगा तो इसमें से क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछेगा तो आप वहीं पर हेडिंग बना लोगे, लेकिन आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे द्विध्रुव क्या होता है। समान परिमाण। समान परिमाण का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर भी मान लीजिए 2 कूलाम का है, यहाँ पर भी 2 कूलाम है, और यहाँ पर विपरीत प्रकृति, मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, इस आवेश के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, इस आवेश के जोड़ा को हम विद्युत जो बने जो है ना, इसको हम बोलेंगे द्विध्रुव। इसका मतलब ये हुआ, हम परिभाषा फिर से कैसे बोल सकते हैं कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश के युग्म को हम बने, मतलब ये बहुत अल्प दूरी पर, इसको बहुत अल्प दूरी पर या बहुत कम दूरी पर रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो आवेश युग्म हैं वो द्विध्रुव। समान परिमाण मतलब 2 है, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ भी है। विपरीत प्रकृति मतलब यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, इनको अल्प दूरी पर स्थित किया जाए, मतलब बहुत कम दूरी पर स्थित किया जाए, तो ऐसे युग्म जोड़ा को, आवेश को हम क्या बोलेंगे? द्विध्रुव बोलेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर इनकी बीच का दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको मान लेते हैं d है। क्या है? d है। अरे हाँ या ना? तो अर्थात इनकी जो बीच का जो दूरी है इनका कितना है? d है। तो उस कंडीशन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे पीछे दिखाते हैं, एक सदिश राशि है, इसे वेक्टर लगा देंगे ऊपर। फिर क्या मान जो हो जाएगा, एक आवेश, कोई भी एक आवेश ले लेंगे, इसको मान लेते हैं q, और बीच का जो दूरी कितना है? d। ये हो जाएगा आपका ये q इंटू में d। अरे हाँ या ना? तो द्विध्रुव आपका ये आघूर्ण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो द्विध्रुव का परिभाषा हम लोग बारीकी से समझ चुके हैं, उम्मीद रख रहे हैं। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जान रहे हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण किससे दिखाते हैं? P से, मगर ये सदिश राशि होता है आघूर्ण, इसका मतलब यहाँ पर लगा दीजिए वेक्टर। तो इसका मतलब P बराबर में क्या आता है? Q इंटू में D। तो आप इसका मात्रक जब देखोगे बाबू लोग, क्या देखोगे? मात्रक, आराम से समझिएगा। मात्रक देखेंगे जब, तो ये Q का मात्रक क्या आता है? कूलाम होता है। इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। और D का जो मात्रक दूरी है ना, इसको बोलेंगे मीटर, यानी कूलाम मीटर क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो अब हम लोग बारीकी से समझेंगे। इसका एक मात्रक और भी है, इस डिवाई, डिवाई होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक और मात्रक होता है डिवाई। अर्थात डिवाई क्या होता है? आप ध्यान से समझिएगा। एक डिवाई इज इक्वल टू में 3, यहाँ पर लिख देते हैं हम 1 डिवाई इज इक्वल टू में 3.3 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 30 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ये समझने वाली बात है आपको, ये आपको याद रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट मात्रक है। डिवाई किसका मात्रक होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं बीमी सूत्र के माध्यम में। क्या होता है बीमी सूत्र? ध्यान देखिएगा। हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं अभी हम बताएंगे इसके बारे में, आपको परेशान नहीं होना है। विद्युत द्विध्रुव का बीमी सूत्र क्या होता है? सबसे पहले आप देखेंगे मात्रक में क्या होता है? यहाँ पर लिखा होता है कूलाम मीटर। अरे हाँ आना? तो कूलाम मीटर में आप कैसे निकालोगे? कूलाम का आवेश होगा, आवेश का मात्रक है। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे में समय, धारा गुणे में समय। तो यानी बाबू लोग यहाँ पर इसके जगह पर लिख सकते हैं धारा गुणे में समय। अब फिर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ये भी गुणा ही होता है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? ये मीटर। तो धारा को किससे बीमी सूत्र में दिखाते हैं? कैपिटल ए से,
एक खींचे दिखाते हैं समय में कैपिटल टी से, अरे हाँ या ना। मीटर खींचे दिखाते हैं लेंथ, मतलब ये एल से, कैपिटल एल से। तो ये आपका पूरा मिलकर के बन जाएगा यहाँ पर एम एल टी ए। तो एम यहाँ पर नहीं है तो हम 0 बना देंगे, बाकी सब पर हम 1 1 1 लिख देंगे। देखेंगे ध्यान से, ये हमारे पास इसका बीमी सूत्र बन गया। अर्थात विद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो बीमी सूत्र होता है, आप ध्यान में रखिएगा, मल्टा लिख करके 0 1 1 1, अरे हाँ है ना। तो ये आपका हो जाएगा बीमी सूत्र। जैसे यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव का सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है, HCl है, पानी है, NH3 है, NaCl है। ये सब देखेंगे आप कि दो एटम मतलब 2 प्रकार के परमाणुओं से, कणों से बना है। इसमें HCl से बना है, इसमें H और O से बना है, इसमें N और H से बना है, इसमें देखोगे आप अन्य यहाँ पर ये Cl में बना है। 2 चीज़ों से यहाँ पर भी बना है, ऐसा भी देखोगे 2 चीज़ों से बना है। और इन्हीं दोनों में आप ध्यान से देखोगे एक प्लस भी है, एक माइनस भी है। अगर मैं बात किया जाए यहाँ पर ये HCl में, तो इसका मतलब ये एक प्लस भी है और एक माइनस भी है। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एक चार्ज है और यहाँ पर भी एक चार्ज है, लेकिन फर्क इतना ही है कि ये प्लस में है, ये वाला माइनस में है। बात पक्का है। तो हम इस कंडीशन में हम इसको विद्युत द्विध्रुव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर 2 प्रकार के कण हैं, हम इसको थोड़ी डिस्टेंस बना लेते हैं। कण हैं, इसको हम बोल सकते हैं H को बोल सकते हैं Cl। तो ये वाला प्लस में चार्ज है और ये वाला माइनस में चार्ज है। ये बहुत कम दूरी पर स्थित है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये हमारा विद्युत द्विध्रुव का काम करेगा। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl का मान लीजिए ले लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे NaCl में क्या होता है, अन्य प्लस होता है, प्लस में Cl माइनस होता है। इसी प्रकार अगर हम इसको द्विध्रुव बनाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अन्य हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर Cl हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया, ये प्लस में चार्ज हो जाएगा, यह वाला माइनस में चार्ज हो जाएगा। अब ये भी बहुत कम दूरी पर स्थित है, ये भी हमारा विद्युत द्विध्रुव का काम करेगा। ठीक है, काम करेगा विद्युत द्विध्रुव का, तो हमको ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत है, प्यारे बच्चों देखो समझो, यहाँ पर मान लीजिए हम कोई यहाँ पर HCl ही ले लेते हैं। यहाँ पर HCl लिया गया है और इसके पास हम कोई आवेश लेकर जा रहे हैं, तो कुछ इस पर बल लगेगा। कहाँ रखेंगे तो कितना बल लगेगा, किस जगह पर रखेंगे कितना बल लगेगा। तो ये सभी सब जानने के लिए हमको विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानना होगा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानना होगा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये वाला विद्युत द्विध्रुव है, तो किस जगह पर हम आवेश को रख रहे हैं ये भी जानना होगा कि हम कहाँ पर कितना बल लगेगा। बस यही है, इसमें जगह बदल जाती है तो हेडिंग भी बदल जाती है। तो आपको जगह बदलने के साथ साथ आपको दिमाग बदलना है, हेडिंग को नहीं बदलना है। आप केवल कंसेप्ट को समझेंगे तो एग्जाम में पूछने वाला तरीका है, आपको कितना भी घुमा पूछेगा आप बदल के तुरंत आप आंसर दे लोगे। लेकिन अगर आप हेडिंग को याद करोगे तो नहीं याद हो पाएगा, ये समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। आपको द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप द्विध्रुव को समझिए, आघूर्ण अभी मत समझिए, ठीक है ना। द्विध्रुव अर्थात विद्युत द्विध्रुव। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई आवेश रखे हैं, तो यहाँ पर एक प्लस आवेश है, ये माइनस में आवेश है। तो प्लस में आवेश होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से प्लस का यानी ये फ्लक्स निकलेंगे बाहर की तरफ, अरे हाँ या ना। अगर ये माइनस है तो इसका मतलब ये माइनस की प्रवेश क्या करेंगे, अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, अरे हाँ या ना। तो बाबू लोग एक बात अपने ध्यान में रख लेना, अगर ये माइनस में प्रवेश कर रहे हैं तो ये कहीं और से निकल रहा है, तभी तो इसमें प्रवेश कर रहा है। तो वो निकल रहा है प्लस की ओर से,
यानी इसका दूसरा डायग्राम बना सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर अगर ये हमारे पास प्लस चार्ज है, ये हमारे पास माइनस में चार्ज है, तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, माइनस में जाकर प्रवेश करेगा। कुछ फ्लक्स यहीं से चले जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे, अरे हाँ या ना। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि फ्लक्स जहाँ होकर के गुजर रही है वो चुंबकीय क्षेत्र का एरिया है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है ये। अरे हाँ या ना, ये देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स होकर के जा रही है ना। तो हम लोग यहाँ पर अगर कोई आवेश लेकर के जाएंगे ना, हम लोग अगर कोई आवेश लेकर के जाएंगे, वो आवेश कौन है जो लेकर जा रहे हैं? परीक्षण आवेश है। क्या है ये? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, ये अपने बात दिमाग में रख लीजिएगा, ऋणात्मक नहीं ले जाते हैं। और परीक्षण आवेश को हमेशा ही Q0 से दिखाते हैं, बस इतना ही जानना है इसमें। इसका भी मात्र कूलामी होता है। तो जैसे हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये तुरंत इस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। अब भाई फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो सवाल ये उठता है कि हमको फोर्स याद करने के लिए हमें क्या तरीका लगाना पड़ेगा? फोर्स याद करने के लिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको जानना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू में F/Q0, ये लगने वाला बल है। अब हमको बल याद करना है तो Q0 को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा बल हमको याद करना है, तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू में Q0। बाबू लोग, अगर हमको आवेश का तो मान पता है, जो हम परीक्षण आवेश जो ले जा रहे हैं उसका तो मान पता है, लेकिन हमको चुंबकीय क्षेत्र का तो मान नहीं पता है। तो हमको चुंबकीय क्षेत्र यहाँ का निकालने के लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। तो वही ज़रूरत पड़ती है चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर निकालने के लिए, ताकि जैसे ही निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसको आवेश के साथ गुणा कर देंगे, तो मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर कितना बल लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को नज़दीक में लाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है, तो कई जगह होता है यहाँ से। एक होता है अक्ष पर, हम यहाँ पर अक्षों के पास में ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, अक्ष पर रहे कहीं भी ला सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं। और एक होता है बिना अक्ष वाला, एक यहाँ पर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? तो बाबू लोग जब अक्ष पर रहेगा ना तो उसे हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य। और जब अक्ष पर नहीं रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा ना, तो उसे बोलेंगे अनुप्रस्थ। यही आपको मैं बताना चाहूँगा, इसे अनुप्रस्थ। कारण भी कुछ है कि अगर हम ऊपर नीचे जब चलते हैं, ऊपर नीचे, तो अनुप्रस्थ चलते हैं, और जब आगे पीछे उसी अक्षों पर चलेंगे ना तो अनुदैर्ध्य चलेंगे। ये बात की बात है, ये तरंग पर निर्भर करता है कि ये क्या होता है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, हम बाद में आपको बता देंगे। तो अब तो हमको उम्मीद ये भी हो गया होगा कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। अगर आप यही बात नहीं जानेंगे तो हमें पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो कंसेप्टली क्या कहता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज़रूरत क्या पड़ रही है इसको पढ़ने के लिए, तो अब आपको मालूम हो चुका होगा। हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। हम देखते हैं कि ऐसा क्या है वजह कि हम इसमें कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग बारीकी से समझते हैं। सबसे ज़रूरत क्या होती है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यहाँ पर कई कंडीशन हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हम आपको अभी जब जैसे समझाया था कि यहाँ पर एक अक्ष होता है, अक्ष पर कोई बिंदु ले सकते हैं, और एक निरक्ष स्थिति होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे प्लस में चार्ज है, यहाँ पर रखेंगे माइनस में चार्ज है, और उनके बीच का जो दूरी है ना, हम अध्ययन करने के लिए 2Q मान लेंगे, 2D मान लेंगे। कारण क्या है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। 2D इसलिए माना जाता है ताकि इनकी मध्य बिंदु की जो दूरी है वो आपका DD आ जाए और हमें कैलकुलेशन करना आसान रहे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे ना? ये जो मध्य बिंदु है वो DD आ जाए, ठीक है ना।
जैसे कि आप हर दूरियां किसी फील्ड में, जैसे कि अगर बात किया जाए कि इस जो मार्कल जो है इसका सेंटर कहाँ है, तो इसका सेंटर यहीं है, अर्थात बीचों बीच में है। और जब बीचों बीच में है तो इसका पूरा द्रव्यमान भी यहीं पर होगा, इसका पूरा केंद्र भी यहीं है। तो मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम जब भी एक्शन लेंगे या जब भी हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो केंद्र से ही करेंगे। तो वही काम यहाँ भी है। तो हम जब भी इसका काम करने की कोशिश करेंगे तो केंद्र से ही करेंगे। तो केंद्र वाली दूरियां तो पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम d केवल मान लें तो यहाँ पर d/2 लिखना पड़ेगा, मतलब d का आधा लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम 2d मानते हैं, जो समझने के लिए आसान हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अब ठीक है, तो हम लोग आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो इनकी जो बीच का दूरी है वो हम मान लेते हैं 2d। अब आपको हराना भी नहीं है। अगर यहाँ से 2d है तो हम जानते हैं p बराबर में आपका हो जाएगा 2qd। क्यों? क्योंकि p बराबर क्या होता है, आपका आवेश, एक आवेश रहेगा, मतलब एक आवेश रहेगा और उनके बीच का दूरी रहेगा। तो हम इसी को न बोलेंगे 2qd। अरे हाँ है ना? तो ये हमारा क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक बिंदु को ले लेते हैं और इस केंद्र से यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना? तो अब हमने थीटा कोण बना रहा है, तो बिंदु P है यहाँ पर। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर हो जाएगा, जरा ध्यान में रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये हो जाएगा आपका P/r पर स्क्वायर, मतलब r3 हो जाएगा। ये r क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी हो जाएगी r। अरे हाँ है ना? फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे करड़ी में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। यही आपको मुझे यहाँ पर समझाना है। जब हम देखेंगे, चलिए हम इसको ये वाली बात इतना मिटा दे रहे हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि थीटा डिग्री अगर हम 0 कर दें, बात को समझिएगा, यहाँ पर जो थीटा है 0 कर दें। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं थीटा इज केस नंबर 1 पर, यहाँ पर करके हम सॉल्व करते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो जैसे ही थीटा इक्वल टू 0 डिग्री करेंगे तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर कोई आघूर्ण है। अगर ये हमारा प्लस का चार्ज है और ये मेरा माइनस का चार्ज है, तो जैसे ही 0 करेंगे बाबू लोग, तो ये 0 होकर के इस लाइन पर आ जाएगा, मतलब ये अक्ष पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं न कहीं इसी अक्ष पर कहीं ये आ जाएगा बिंदु B। अरे हाँ है ना? तब हमारा सॉल्यूशन क्या कहेगा इसके आगे में कि थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पर लेने पर, तब इस कंडीशन में हम इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे EP इक्वल टू में, यहाँ पर सभी जो मान है ना, इसकी जगह पर हम K लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? K। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा P/r का 3। अब कोष्टक में यहाँ पर सॉल्व करना है कॉस में 0 अंश का मान। कॉस में 0 अंश का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, करड़ी में यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू में 1, मतलब कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉस 0 स्क्वायर फिर प्लस में 1। अरे हाँ है ना? तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे बाबू लोग ना, तो ये हो जाएगा K इंटू में P/r स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 4, मतलब ये करड़ी में बन जाएगा 4। तो ये करड़ी में 4 के बाहर निकालेंगे तो आपका बन जाएगा K2q/r पर पावर में 3। बस अच्छी बात है। तो यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप निकालेंगे ना, तो आपका मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका तो मान वही होता है। फिर इंटू में क्या हो जाएगा, 2 में q, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर p है, q नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 2p/r पर पावर में 3। क्या हो जाएगा, r पर पावर में 3। r क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या है, वो दूरी है। अरे हाँ है ना? जो कि जैसे कि मैं बताया था, अगर ये r है तो ये r यहाँ आएगा तो यही दूरी तो कहलाएगा ना यहाँ से, ठीक है ना? तो यहाँ से मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये बात समझ गए होंगे केस 0 वाले डिग्री के मान पर। अब हम लोग आते हैं इसी कंसेप्ट में दूसरा स्टेप में। अगर
अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू में क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। अरे हाँ है ना, थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री आ जाए। और जैसे थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री आएगा तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या फार्मूला कहता है, ई पी इज इक्वल टू में 1/4 पाई एस्पाइलर नॉट इंटू में, ये बन जाएगा आपका पी अपान, ये बन जाएगा नीचे आर पर स्क्वायर, कोष्टक में लिख सकते हो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 में कॉस में स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 90 डिग्री और फिर प्लस में 1। अरे हाँ है ना, अब ऊपर लगा देंगे आप करड़ी। अब इसका मतलब ये होगा, हम इसको अंदर से सॉल्व कर लेते हैं तो कॉस में स्क्वायर 90 डिग्री का जो मान होता है वह 0 हो जाता है, और जैसे 0 रखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो अंदर केवल 1 बचेगा। अरे हाँ है ना, तो जैसे बात किया जाए करड़ी में अंदर 1 बचेगा और इसका भी मान 1 होता है, अब 1 का गुणा करेंगे फिर वही आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा बाबू लोग ई पी इज इक्वल टू में, तो आप ध्यान से समझेंगे 4 पाई एस्पाइलर नॉट इंटू में पी अपान में आर पर पावर में 3। लेकिन इसका फिगर क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग देखते हैं, ये प्लस में चार्ज है, ये आपका माइनस में चार्ज है, इनके सेंटर से उठाओ ऊपर की तरफ तो यहाँ पर कोई बिंदु है पी, इसका मतलब यहाँ पर जो दूरियाँ हैं वो आर के बराबर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अरे हाँ है ना, तो फिर इसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही आपको बताना है बिंदु पी पर। तो क्या बोलोगे, ई पी इज इक्वल टू में आप फार्मूला बोलोगे 1/4 पाई एस्पाइलर नॉट इंटू में, यहाँ हो जाएगा आपका ये पी अपान में हो जाएगा आर पावर में 3। अरे हाँ है ना, अब ये पी का मान तो समझ ही रहे होंगे, एक आवेश जो है यहाँ पर और इनके बीच का दूरी ले लेंगे, तो दूरी अगर हम यहाँ पर डी लिए हैं तो यहाँ पर केवल डी ले लेंगे, इसका मतलब पी बराबर हो जाएगा क्यू इंटू में डी। अगर आप 2D ले लेंगे तो 2D हो जाएगा गुणा में। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे, लेकिन अब हमको इस सब का निगमन करना है तो हम इसके पहले 2 भागों में बांटेंगे, अच्छे से समझाएंगे ऐसा क्या वजह हो सकता है हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बारीकी से समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे उसी जो कंसेप्ट को समझ रहे थे, हम लोग अब एक एक को बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे, ऐसा कहाँ से ये आया है टॉपिक, हम लोग क्या क्या बातें हैं इसमें, और हम लोग बारीकी से समझते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे क्या होता है विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे हाँ ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम लोग पहले बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या है कि 2 कारण बना रहा हूँ मैं आपके सामने। यहाँ पर पहला कारण क्या हो सकता है, अच्छी स्थिति में, पहला कारण क्या हो सकता है, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति को क्या बोला जा सकता है, अनुदैर्ध्य स्थिति। क्या बोला जा सकता है, अनुदैर्ध्य स्थिति। अरे हाँ ना, तो अच्छी स्थिति में क्या था कंडीशन, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर क्या था, अगर यहाँ पर प्लस में चार्ज है और यहाँ पर माइनस में चार्ज है, अब इसी बिंदु P यहाँ पर अच्छी स्थिति में बिंदु कोई P है, ठीक है ना। अब इस पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अगर ये इनकी बीच का जो दूरी है, ध्यान से समझेंगे, इनकी बीच का जो दूरी है आप देखोगे 2D है। अरे हाँ है ना, और यहाँ से लेकर के केंद्र से जो ये दूरी है वो आपका R है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अभी इसका सत्यापन नहीं करेंगे, अभी हम आपको बेसिक कंसेप्ट बता दे रहे हैं एक साथ, ताकि आप भूलो ना, आप एक बात समझोगे तो आप भूलोगे नहीं। तो इसका मतलब ये होगा बाबू लोग, तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करना, ई पी इज इक्वल टू में कहाँ पर, बिंदु P पर, और इस आवेश के मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण में। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये भी समझ लेना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इंटू में 2D। क्या हो जाएगा 2D, क्यों, क्योंकि मैंने 2D ले लिया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ये Q2D या 2QD। अरे हाँ है ना, ये ना लिख करके आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए 2QD। अरे हाँ है ना, तो हम लोग ये बेसिक कंसेप्ट को समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो फार्मूला जो बनेगा
1/4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में 2p अपान में r पर पावर में 3। अब फार्मूला और भी यहाँ 2p की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिखा जा सकता है आपका q, यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है 2qd, यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं k इंटू में 2 पहले से फार्मूला में है, अब फिर फार्मूला में क्या आ जाएगा 2qd अपान में नीचे क्या आ जाएगा r पर पावर में 3, आपस में क्या हो जाएगा गुणा। इसका मतलब हो जाएगा k इंटू में 4qd अपान में r पर पावर में 3। ये भी आपका पूरे कंसेप्ट है, अरे हाँ है ना। तो ये भी आपका लगा सकते हो, लेकिन फार्मूला मैंने आपको समझा दिया, फार्मूला सिर्फ आपका यही है। और पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बस इतना ही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब हम आते हैं, दो बात है यहाँ से, एक होता है अच्छी वाला और एक होता है निरक्षी वाला, ठीक है ना। एक होता है, इसको क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति। क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति। इसका मतलब और क्या बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति, अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर हम और बना लेते हैं अच्छे से, अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है। तो इसका मतलब अनुप्रस्थ स्थिति क्या कहता है कि अक्ष को छोड़ करके, इस वाली अक्ष को छोड़ करके कहीं भी ऊपर या नीचे हम जाएंगे तो हमारा क्या कहेगा, अनुप्रस्थ स्थिति ही कहेगा। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बारीकी से समझते हैं ऐसी कौन कौन सी स्थिति है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है ये वाला कंसेप्ट में, और यहाँ पर प्लस में चार्ज है और यहाँ पर माइनस में चार्ज है, और इसी ठीक ये बिंदु मान लीजिए इसके ऊपर, मध्य बिंदु के ऊपर, तो यहाँ पर बिंदु कोई P है, इसको बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति में 90 डिग्री पर ये है। क्या है ये, 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर जो इसके साथ जो कोण बन रहा है ना वो 90 डिग्री पर है। और ये बिल्कुल सेंटर, मतलब यहाँ से दूरी जो है R है, सॉरी मतलब केवल ये वाला जो दूरी है वो वाला R है यहाँ से, ठीक है। और ये जो दूरी है कितना मानेंगे, सिर्फ ये D मानेंगे, अरे हाँ है ना। तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा यहाँ पर ये EP इक्वल टू में आप बताओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए 2p था ना, तो यहाँ पर कोई भी p2 नहीं लगेगा, तो यहाँ पर केवल p आ जाएगा अपान में r पर पावर में 3। यही आपको बस याद रखना है, समझना है। और हम आपको इस पर निगमन कराएंगे, ऐसी बात नहीं निगमन नहीं कराएंगे, अच्छे से बताएंगे ऐसे कैसे हुआ। लेकिन मेरा ये बताना इसलिए फर्ज बनता है ताकि आप हर एक बात को आसानी से समझो, घबराओ नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक 90 डिग्री पर ये हो गया, और हम मान लीजिए ले लेते हैं 90 डिग्री छोड़ करके अन्य कई जगहों पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये प्लस में क्यू है, आइए माइनस में क्यू है। तो ये वाला जो था ना, ये वाला तो 90 डिग्री था, इसका तो निकल गया, इसका तो हम कहीं भी लेकर के सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा, इसका तो हम निकल गया। अब इसके अलावा कहीं और लेकर के, मतलब ये भी अक्ष को छोड़ दीजिए, ये भी अक्ष को छोड़ दीजिए, जितनी लाइन खींची गई है उधर का छोड़ दीजिए, बाकी अन्य जगहों का निकालना है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ का, तो यहाँ पर निकालने के लिए मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो मुख्य अक्ष से यहाँ से मिला देंगे और r दूरी हो जाएगा और थीटा कोण हो जाएगा, तो बस अब यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए अब कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये वाला अक्ष पर नहीं, ये वाले अक्ष पर नहीं। तो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि इसका जो फार्मूला हो जाएगा EP, कहाँ से कहाँ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ का, ठीक है ना। तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P अपान में R पर पावर में 3। लेकिन कोष्टक में आपको गुणा करना, क्या गुणा करना है, 3 cos² थीटा प्लस में 1। ये है आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला, आपको लर्न रखना है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको लर्न रखना है। लेकिन मेरा बात मानो ना, तो ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ याद करो ये वाला फार्मूला को याद करो। अगर हम यह अक्ष पर लाएंगे तो थीटा बराबर 0 रख देंगे इस कंडीशन में क्या रख देंगे, थीटा बराबर में 0 रख देंगे, तब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर वही आएगा। अगर हमको ये वाला कंडीशन सॉल्व करना है तो थीटा बराबर 90 डिग्री रख देना है, क्या रख देना, थीटा बराबर 90 डिग्री रख देना है, तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा। अगर कोई थीटा डिग्री का रहे तो ये वाला रख दो, तो आपका ये एक ही फार्मूला से काम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, केवल अगर आप ये याद रखोगे तो आप बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इसका निगमन कर लेते हैं, ठीक ना। इसके बाद जो है
चाहे हम कल बात करते हैं। इसके बारे में हम कल बताएंगे, निगमन के बारे में बताएंगे ये कैसे कैसे हुआ। एक ही वीडियो में मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, इसके पहले आप वीडियो को पूरे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि यहाँ पर अध्ययन करें। थोड़ी सी अच्छे से टॉपिक को बताया जा रहा है, घुमाया नहीं जा रहा है, बार बार हेडिंग को नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ पर कंसेप्ट में से कंसेप्ट को समझाया जाएगा, लेकिन हेडिंग नहीं बताएंगे हम। हेडिंग आपको परेशान कर देगा, यहाँ पर कंसेप्टली समझो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।